आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आज रात या फिर कल सुबह मैक्सिमम। तो भाई मेरे साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं। कैसा है भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम? क्या स्टार्टअप शुरू करना मुश्किल है, आसान है? मैं खुद एक स्टार्टअप चला रहा हूँ दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं जो आप शुरू करते हैं, आपकी कंपनी है कि नहीं। देखिए, स्टार्टअप डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया हैं। आप बेचोगे इस दुनिया में, पैसा बेच के ही तो कमाया जाता है। और कैसे कमाया जाता है? कोई किसी को सर्विस बेच रहा है, कोई किसी को आइडिया बेच रहा है, कोई किसी को प्रोडक्ट बेच रहा है, और वो इंसान खरीद रहा है, उसकी जरूरत है। तो सब कुछ इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई से इकोनॉमी चलती है। तो ये बताता है स्टार्टअप, देखिए 100 स्टार्टअप खुलते हैं तो उसमें 90% फेल होंगे, ये भी बिल्कुल तय बात है। इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं ना, तो उनको भी ये बात पता होता है कि जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं फेल होंगे। अब देखिए, हम फंडिंग की भी बात करेंगे, ठीक है, कि आपको कितना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है, कितने फंड पे फंडिंग लेनी चाहिए। अभी अगर भारत की बात करें तो पहला पॉइंट यही है कि इंडिया इस समय थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। शायद आपको पता नहीं होगा, ग्लोबली 2020 में 2020 में 15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स खुले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 2010 में 5,000 स्टार्टअप्स खुले थे, 10,000 का जंप आया है। पहला पॉइंट। तो आप ये समझिए कि स्टार्टअप इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बूम कर रही है। हमने ये कल देख ही लिया था, मैंने एक लेक्चर बनाया था कि इंडियन सीईओज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अब ये लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ये लोग भारत में ही काम कर रहे हैं। ये 1990s में बाहर चले गए और अमेरिका को बना दिया, लेकिन ये जो अब की खेप है, ये वाली जनरेशन, ये भारत में ही रुक रही है। अब इस स्टार्टअप में क्या क्या आ गया है? स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एपीआई, बहुत सारी चीजें हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में भाई भारत में तो, क्योंकि जो डिजिटल थे, अब जैसे बहुत सारी आप समझिए कि एडटेक कंपनीज, जैसे मेरी भी एक एडटेक कंपनी है, वो यूनिकॉर्न बन गई। कोविड-19 ने देखिए ज्यादातर लोगों को, 90% लोगों को लॉस दिया है, लेकिन 10% लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट दिया। 10% वो है जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, जिनकी डिजिटल सर्विस थी बहुत ज्यादा। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो भारत ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स काफी विटनेस किए कोविड-19 पैंडेमिक में। अच्छा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के करीब होता है, ये होते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम स्टार्टअप सेक्टर की बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अभी क्या है ना कि कोई भी स्टार्टअप है, जैसे अब मेरा स्टार्टअप आप समझिए, मैंने अपनी पेरेंट कंपनी छोड़ दी, पुरानी कंपनी छोड़ दी, और मैंने अपनी नई कंपनी खोल दी, स्टडी ग्लोज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये मेरी कंपनी का नाम है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था, इनफैक्ट आईक्यू के भी कुछ एम्प्लॉयज ने बोला था कि सर आप, बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी एक बंधी हुई सैलरी है, इतनी अच्छी सैलरी है। इनफैक्ट आपको बता दूं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे साल का, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा था, 3-4 लाख रुपए महीना था ही, लेकिन उसके बावजूद मुझे साल का करोड़ों का पैकेज मिल रहा था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन आई रिजेक्टेड दैट, और अभी 1,000 भी नहीं बच रहे हैं, आपको बता दे रहा हूँ। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये हर कोई नहीं ले पाता डिसीजन, मैंने ले लिया। तो आप ये समझिए कि स्टार्टअप, अब मैंने डिसीजन लिया, तो मैं पहले यूट्यूब की रेवेन्यू पे था, यूट्यूब से इतना रेवेन्यू आता नहीं है। लेकिन अगर आपका चैनल अच्छा है, जैसे मेरा चैनल अच्छा था, तो अगर आपका चैनल बढ़िया है तो आप अपने लिए, क्योंकि 2-3-4 लोग हैं तो उनके लिए हो जाएगा। और आपकी, जैसे मुझे कोई, अगर मैं 10,000 रुपये महीना भी कमाऊं तो भी मैं खुश रहूंगा, ठीक है, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे होता क्या है कि पहले यूट्यूब रेवेन्यू, मैं रेवेन्यू कहां से, मुझे तो पैसा देना ना। फिर मेरा स्टाफ बढ़ा, मुझे लगा कि भाई स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद फिर मुझे कोर्सेज लाने पड़े। हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि बहुत ही सस्ते दामों पे कोर्सेज की बात आई है, तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ है भाई हमारे कोर्सेज पे। इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिए, ठीक है। ये जो नंबर है ना, आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी।
हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि हमने कोर्सेज निकाले ताकि हम जिनको रखे उनको पैसा दे सके और बच्चों की भी मदद कर सके। अच्छा, दूसरा, ये तो अभी तक हमने फंडिंग ली नहीं, लेकिन एक दूसरा, आप फंडिंग लीजिए। सीड फंडिंग होती है, जब पहली बार आपको फंडिंग मिलेगी, ठीक है, अब उसमें ABC राउंड ऑफ फंडिंग्स होती है, उसमें बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़े कैपिटलिस्ट वो बाद में आते हैं, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आप सीधा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको सीधा फंड करेंगे 50-100 करोड़। अब 50-100 करोड़ में अमूमन 20 से 25% स्टेक्स आपको डाइल्यूट करने पड़ेंगे। 15 से 25%, हालांकि आपकी नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करेगा, लेकिन 15 से 25% आप डाइल्यूट करेंगे। आप समझ रहे हो, या और भी ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो एक पहली बात तो ये है कि स्टार्टअप इसलिए भी बूम कर रहा है क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। भाई कितना बढ़िया, आप समझिए, आपने 5-6 सालों तक काम किया, आपने मुझसे 50 करोड़ रुपए कमा लिया। अब आप कुछ नहीं, आप बैठे हुए हैं, आपने 2-3 करोड़ जो है वो स्टार्टअप्स में लगाना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली इन्वेस्ट करना है। जैसे मुझे अभी कुछ मेल्स आते हैं, सर मेरे में इन्वेस्ट कर दो। अगर मान लीजिए मुझे उनका प्रॉफिटेबल, हालांकि अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अभी आगे जाके पैसा हो, तो मैंने उनके बिजनेस में से पान की दुकान, नहीं, पान की दुकान तो खतरनाक होती है, से एक पिज्जा आउटलेट में मैंने इन्वेस्ट किया। अब मुझे क्या करना, मैंने खाली उसको पैसे दिए, बाकी प्रॉफिट मेरा है। मेहनत वो करेगा और मैं बैठ के खाऊंगा घर बैठ के। तो ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है इन्वेस्टर्स के लिए भी। उनको कुछ नहीं करना है, उनको खाली इन्वेस्ट करना है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, भाई वॉरेन बुफे इन्वेस्ट कर करके ही तो इतने अमीर हुए हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। तो हम ये देखते हैं कि इन्फ्लोज बहुत ज्यादा है, रॉबस्ट इन्फ्लोज इन द स्टार्टअप सेक्टर। ये चीज है, आप समझिए कि 1.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है जो इन्वेस्टमेंट है। स्लाइस, जो कि बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी है, अभी लेटेस्ट यूनिकॉर्न बनी है वो, ठीक है, 2021 में, और 11th फिनटेक कंपनी है जिसने इस स्टेटस अचीव किया। अब इनको कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है, इन्होंने 220 मिलियन डॉलर मार्केट से उठाए। लेकिन इसमें कैच होता है, देखिए फंडिंग तो इट्स गुड, फंडिंग आपको लेनी चाहिए, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि ये इन्वेस्टर्स पैसा भी मांगेंगे। शुरुआत में अमूमन ये देखा गया है कि जैसे अभी मेक माई ट्रिप हो गया, स्विगी हो गया, सब लॉस में ही। शुरुआत, अभी मेक माई ट्रिप तो नहीं, लेकिन ज्यादातर कंपनी 5-6 सालों तक लॉस में ही रहती है, और इन्वेस्टर्स को ये पता होता है, प्रॉफिट उसके बाद ही आता है, ठीक है, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि परेशान मत हो, हमें तुम्हारे साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो आपके खोपड़ी के ऊपर चढ़ा रहेगा कि हमको पैसा दो पैसा दो। 3 साल तक आपने लॉस झेला, भाई 4-5वें साल में उनको रिटर्न नहीं दोगे। जैसे बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी है, उसने मार्केट से पैसा तो बहुत ज्यादा कमा लिया, एडेक बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया, लेकिन भाई अब इन्वेस्टर्स को वापस भी करना है, तो उस कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हाँ भाई मुझे वापस करना है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन भाई फंड आप लोगे ही, इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, एक आध को छोड़ दे, एक्सेप्शंस होते हैं, वो फंड लेती हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा फेमस हो रहे हो। अगर आपका मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है तो आप ऐसे ही कर लो, ऐसे ही चले चलो, लेकिन ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता नहीं है, इसलिए वो मार्केटिंग कराते हैं, पैसा लेके प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, और उसके बाद फिर उनको प्रॉफिट होता है, फिर आपकी हिस्सेदारी भी जा रही है। बड़ी बड़े कंपनीज में जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, इनफैक्ट बिल गेट्स हो गए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि आप हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रहे हो ना। फर्क नहीं पड़ता कि जैसे मान लीजिए कि आपने 10% सबको दे दिए, आपके पास मान लीजिए 40% शेयर्स हैं, बाकी 60% आपको सबको बांट दिया। अब ये 60% अगर आपके खिलाफ वोट कर देंगे ना, कंपैरेटिवली इनके अगेंस्ट हो, जैसे आप एक इंसान हो, ठीक है, आपके पास 5 बंदूकें हैं, ठीक है, एक यहाँ पे इंसान खड़ा है, इसके पास 1 बंदूक है, लेकिन ऐसे ही 6 इंसान हैं जिनके पास 6 बंदूकें हैं, ठीक है, तो ये लोग आपको हरा देंगे ना। तो ऐसे ही होता है स्टार्टअप में भी, इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े सीईओज को स्टेप डाउन करना पड़ा या हटा दिया गया। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर वो आप में इन्वेस्ट कर रहा तो प्रॉफिट तो चाहेगा ही, आज नहीं तो कल चाहेगा, और उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है। आप दूसरा पॉइंट, यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, भारत मैंने बताया ना 3rd है ग्लोबल लिस्ट पे,
अमेरिका और चाइना से पीछे है, जर्मनी यूके से आगे है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया, भारत तीसरे नंबर पे है। फिनटेक और ई कॉमर्स में तो भारत ने बाजी मारी है, ये फोर फ्रंट में रहे हैं। लेकिन एडटेक जबरदस्त, एडटेक, फूड डिलीवरी, मोबिलिटी, ये सब इतने जबरदस्त। भाई एडटेक ने तो क्या ही बताया ना, अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, बहुत सारी एडटेक, ये अड्डा हो गया इनफैक्ट, तो इन सब ने फंडिंग उठाई है एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बेटा, फोर्थ इंडस्ट्रियल। पैंडेमिक में तो एडटेक का ग्राफ सबसे ऊपर गया है। अगर कोई एक कंपनी को मुझे पिक करना हो, कंपनी छोड़िए एजुकेटर्स को पिक करना हो, तो भाई ये एडटेक कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड पैंडेमिक में छक्का मारा है, समझिए ऐसा। देन तीसरा पॉइंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। हम देखिए, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स ने दे हैव लेवरेज्ड टेक्नोलॉजी इन ऑल पॉसिबल वेज, उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग ने बहुत सारे बिजनेस जो कन्वेंशनल मेथड होता था ना, वो डिजिटल हो गए। भाई आज से 2 साल पहले मैं भी सारा पेमेंट कैश में ही करता था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से सब कुछ मैं यूपीआई से करता हूं। स्कैन किया, पेमेंट हो गया। अब कैश अगर मैं 500 रुपए बैंक से निकाल रहा हूं ना, तो अंत तक 1 महीने तक वो 500 रुपए मेरी जेब में ही रहते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि अब ज्यादातर लोग इन डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, सब डिजिटल हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स, बड़े बड़े। उसके बाद यूनिकॉर्न, एम्प्लॉयमेंट इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन स्टार्टअप सिस्टम जो है, इट्स अ रेवोल्यूशन। $106 बिलियन का वैल्यू क्रिएशन किया हुआ है 44 यूनिकॉर्न्स ने। क्या विश्वास करेंगे? 1.4 मिलियन, 14 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दी हुई हैं। बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सामने आए, स्वाति भार्गव, कैश करो की, फाल्गुनी नायर, नायका की। औरतों ने कमाल कर दिया भाई, औरतों ने कमाल कर दिया है, ये चीज है। ये तो बात हुई अच्छाई की, अब बुराई देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहली बात तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो पसीने छूट जाते हैं स्टार्टअप शुरू करने में, ऊपर से टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं, अब ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं इनको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद की कंपनी, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि वो इंसान पीछे हट जाता है कि भाई मुझसे ना हो पाएगा। उसके बाद देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, मैंने बताया, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन 100 में से खाली 2 ही स्टार्टअप सक्सेस होंगे, आप ये भी याद रखिए। 98 आर बाउंड टू फेल। 44 यूनिकॉर्न्स बनी, लेकिन इसमें 1000 डूबी भी। तो ये हम बिल्कुल भी दांव नहीं लगा सकते। बेट्स है, ये बेटिंग है, इट्स अ बेट। रेवेन्यू जनरेशन, वैल्यू जनरेशन कहां हो रहा है? आपने तो पैसा लगा दिया ना, उसका रिटर्न कहां से आएगा? उसके बाद अक्सर लोग ये समझते नहीं है जब इन्वेस्टमेंट आता है बेटा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपने क्या किया, आपकी कंपनी है, आपने खूब सारा इन्वेस्टमेंट लिया, से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया। एक इंसान ने आपको 100 करोड़ का दिया, दूसरे ने आपको और 100 करोड़ का दिया, ऐसे ऐसे करते करते आपका 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। आपने बढ़िया सब कुछ बना लिया। अब उसके बाद आपका एंड गोल क्या है? इस दुनिया में हर चीज आप बेचोगे ही बेचोगे, ठीक है, बेचना खरीदना। एंड गोल है आपके कस्टमर्स। आई एम रियली सॉरी यार, गले में खिचखिच। अब जैसे मेरा है, मेरे एंड गोल है स्टूडेंट्स। अगर मान लो यही लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, आपकी सर्विसेज को नहीं ले रहे हैं, तो क्या स्टार्टअप फेल हो जाएगा? कितनी भी बड़ी फंडिंग कर दो, आप खत्म हो जाओगे। अल्टीमेटली लोग हैं ना। अब भारत में ज्यादातर लोग तो गरीब हैं, 70%, 60 to 70%। भाई गरीबी का आंकड़ा, या मिडिल क्लास और गरीब, यही लोग ज्यादा हैं। तो आप ये समझिए कि भारत में आपके कौन हैं, आपके एंड प्रोडक्ट्स, एंड जो है ना वो कस्टमर हैं।
हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं, हमको कस्टमर पर्पस से चीजें देखनी पड़ेंगी कि उसको चाहिए क्या। क्योंकि आप ये 1000 करोड़ जो इन्वेस्ट किया ना बेटा, तुमको 1500 करोड़ वापस भी देने है ना, 500 करोड़ के साथ। तो ये कब होगा? जब आपके कस्टमर्स सर्विस लेंगे। तो यही चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बहुत आए तो आप सरवाइव कर जाओगे। बबल है, बबल। स्पेस सेक्टर में अभी हम इतना आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो स्पेस सेक्टर में, अगर स्पेस सेक्टर में किसी को स्टार्टअप खोलना है, एलॉन मस्क बन जाओ भाई, बहुत पैसा कमा लोगे, अरबपति हो जाओगे। स्पेस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है, इट इज वर्थ $440 बिलियन, इतना ज्यादा। 2% शेयर है खाली स्पेस सेक्टर में, इसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर अनविलिंग टू टेक रिस्क। देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, ये पहली बात, बड़े इन्वेस्टर्स भारत के हैं नहीं। आप देख लीजिए, बड़े इन्वेस्टर्स भारत के बाहर के हैं। जापान का सॉफ्ट बैंक हो गया, अलीबाबा हो गया, सिकोया सबसे बड़ा, सिकोया फ्रॉम यूएस हो गया, ये सब हैं, भारत के नहीं इन्वेस्टर्स। क्योंकि भारत में वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज है ही नहीं। रिस्क है ना इसमें, और रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन भारत के लोग रिस्क लेने से बचते हैं। भारत के वेंचर कैपिटलिस्ट रिस्क नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो 50 कंडीशंस के साथ, जिसकी वजह से उस स्टार्टअप को उठना भी होगा तो बैठ जाएगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो जापान सॉफ्ट बैंक, चाइना अलीबाबा, यहां सबके बाहर के हैं। अब वही है कि इन्वेस्टमेंट भाई, वे फॉरवर्ड क्या, इन्वेस्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, किसी को यूनिकॉर्न बनना है तो आपको करना पड़ेगा। पॉलिसी अब वही है ना कि अब देखो, भारत सरकार समझ ही नहीं रही है ये। भारत सरकार की पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी बहुत घटिया है स्टार्टअप्स को लेके। यार शुरुआत के 2 साल तो आप एग्जेम्पशन दो, पूरा एग्जेम्पशन दो टैक्स में। क्योंकि आप ये देखो ना, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। या अगर टैक्स लोगे तो नाम मात्र का लो शुरुआत में। बहुत लोग तो टैक्स की वजह से, यार आप एक बात बताओ, स्टार्टअप में 30% टैक्स है। हाँ, अगर आपको शुरुआत में तो 7-8% छूट है, प्लस 18% जीएसटी, मुझे 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो अगर आप इन दोनों को निकाल लो, आप एक्सपेंसेस तो शो करोगे ही, चलो एक्सपेंसेस शो करके, लेकिन तब भी ये 30 से 40% बैठेगा। बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा। हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छे आ सकते हैं, तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, ये चीज है। और फिर भारत सरकार भी फंड करे। हालांकि सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल, लेकिन अगर भारत सरकार थोड़ी और मुस्तैदी दिखाए तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप शुरू करना हमारे लिए कितना आसान है और कितना कठिन है, और इसका सक्सेस रेट क्या होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।